हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारी कंपनी लॉ का पार्ट 12 है। इससे पहले हमने 11 पार्ट किए जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट समझे हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो गो थ्रू कर लीजिएगा। इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं और एक एक को हम डिस्क्राइब में अच्छे से समझेंगे। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं, डिम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो एक एक को हम अच्छे से समझेंगे। तो आओ बच्चों समझते जाते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो मैंने जैसा कि आपको बताया शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है और इसके रिलेटेड हम सेक्शन 31 में पढ़ेंगे कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक प्रोस्पेक्टस की कितनी शेल्फ लाइफ होती है और शेल्फ प्रोस्पेक्टस को हम कितनी बार इशू कर सकते हैं और इसका वैलिडिटी पीरियड क्या होता है, ये सब हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कि सेक्शन 32 बात करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। जैसे कि पिक्चर से पहले जो ट्रेलर आता है ना, वही काम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी करता है। कंपनी के जब पब्लिक इशू आता है उससे पहले जो प्रोस्पेक्टस देते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसको हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। फिर है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो 200 पेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ सकें, उनके लिए एक समरी प्रोस्पेक्टस का जो समरी फॉर्म होता है उसे हम एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। जैसे अगर 200 पेज की चीज़ को 50 पेज में समरी फॉर्म में लिख दिए तो उसे हम एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कहते हैं और ये एज पर स्पेसिफाइड बाय सेबी होता है। फिर है डिम्ड प्रोस्पेक्टस, जो जिस पे जैसे सारे प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, वही डिम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी सारे प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। और जब एक कंपनी इशूइंग हाउस को प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक ऑफर करने को देती है तो उसे हम डिम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं। कुछ कंडीशंस होती है इसकी जो कि सेक्शन 25 हमें बताता है। तो ये है, मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है सारे प्रोस्पेक्टस का। एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हमारा सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीनिंग। इट इज़ अ प्रोस्पेक्टस विद द शेल्फ लाइफ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक फ्रूट होता है, एक फ्रूट की एक शेल्फ लाइफ है 4 दिन की, तो वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है। शेल्फ मतलब एक प्रोस्पेक्टस की लाइफ के बारे में बताया गया है। तो इस जो कि ये प्रोस्पेक्टस की लाइफ है और इस टाइम में हम जो भी पब्लिक इशू लाएंगे, जो भी पब्लिक ऑफर लाएंगे, तो उस वक्त हमें कोई भी न्यू प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ेगा अगर हम शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं तो। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोस्पेक्टस विद द शेल्फ लाइफ दैट इज़ अ वैलिडिटी पीरियड। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस विच शैल कंटेन डिटेल्स ऑफ द अपकमिंग पब्लिक इशू। जैसे कि हम अगर पूरे साल में 4 पब्लिक इशू ला रहे हैं तो अब हमें 4 बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। पर शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, ये इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है और अगर आप एक साल में कोई भी प्रोस्पेक्टस ला रहे हो तो आपको एक बार ही शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा और इसमें हम डिटेल्स दे देते हैं कि ये चारों पब्लिक इशू की बस एक बार ही हमें इशू करना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा होता है कि अगर हमें 4 बार जो है वो अगर प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है तो फिर ये हो जाता है कि आप कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करे कि बिजनेस करे, इसलिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट आया था। Which company is going to make in the next 1 year to the public without a separate prospectus for each act of offering। मतलब नेक्स्ट 1 ईयर तक कंपनी आराम से वो बिजनेस कर सकती है विदाउट इशू सेपरेट प्रोस्पेक्टस। कंपनी को और कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो। और मैक्सिमम पीरियड ऑफ वैलिडिटी इज़ 1 ईयर। इसकी मैक्सिमम पीरियड ऑफ वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर है। फिर आता है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। एवरी सब्सिक्वेंट ऑफर रिक्वायर्स इशूइंग एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ चेंजेस। जैसे कि हम साल में 4 प्रोस्पेक्टस ला रहे हैं, फर्स्ट प्रोस्पेक्टस ले आए तब हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू किया। जब सेकंड प्रोस्पेक्टस ला रहे हैं और उसमें हम कोई चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल चेंजेस हो गए या न्यू चार्जेस जो भी क्रिएट हो रहे हैं उससे रिलेटेड चेंजेस हो गए, तो ऐसे कोई चेंजेस हो रहे तो हमें उससे पहले इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि हमने इस पूरे साल में क्या क्या चेंजेस, मतलब पूरे साल में नहीं, हमने फर्स्ट प्रोस्पेक्टस और सेकंड प्रोस्पेक्टस के बीच का जो टाइम है उसमें क्या क्या चेंजेस किए और हमारे जो नया जो मतलब जो नेक्स्ट जो पब्लिक इशू उसमें क्या चेंजेस है, क्या फाइनेंशियल चेंजेस है, क्या न्यू चार्जेस जो क्रिएटेड किए कंपनी पे या कंपनी ने, तो ये सब हमें इन्फॉर्मेशन देनी होगी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में। तो ये हमें पब्लिक को इशू करना पड़ेगा। जो भी हम पब्लिक को इशू लाए उससे पहले हमें इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करना पड़ता है।
ठीक है। उसके बाद है अदर मैटर्स फैक्ट, और भी कोई है तो वो। फिर है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम टू बी प्रिपेयर्ड इन PAS2। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म है कि ये PAS2 फॉर्म नंबर PAS2 में ही प्रिपेयर होगा। एंड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 1 मंथ प्रायर टू द इशू ऑफ अ सब्सिक्वेंट ऑफर। जब भी हम पब्लिक इशू लाएंगे उससे 1 महीने पहले हमें जो है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो पब्लिक को इशू करना होगा। जो भी ऑफ़र आएगा उससे 1 महीने प्रायर, 1 महीने पहले हमें इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पब्लिक को इशू करना होगा। इफ़ एडवांस इज रिसीव्ड फॉर फर्दर शेयर्स बिफोर द इशू ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देन कंपनी मस्ट इंटीमेट द इन्वेस्टर ऑफ ऑल चेंजेस यूजिंग इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड गिव एन एग्जिट ऑप्शन। क्या कहा कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसमें जैसे कि कोई भी पब्लिक है उसने अगर एडवांस दे दिया है और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो आया, उसके बाद उसने एडवांस तो दे दिया पर वो उन लोगों को लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में यही चेंजेस है और अब हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो अब जो एडवांस अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं तो उनको आप एग्ज़िट ऑप्शन देंगे। और एग्ज़िट ऑप्शन जो है जो भी इनकी जो एडवांस दिया है उन्होंने वो 15 डेज़ में रिफ़ंड करना होगा। ठीक है, तो ये कहा गया है। फिर है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्लस शेल्फ प्रोस्पेक्टस को हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। क्या कहा है कि अगर शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम अगर फाइल कर दिया गया है तो हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पूरी शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में बातें पढ़ी है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड 1 ईयर होता है और शेल्फ प्रोस्पेक्टस अगर एक बार इशू कर देते हैं उसके बाद आप 1 साल में कितने भी पब्लिक इशू ला सकते हैं। और तो ये सब हमने बातें पढ़ी शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। अब हमारा जो है नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और सेक्शन 32 जो है वो हमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में बताता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा होता है जैसे कि पिक्चर के पहले जो ट्रेलर आता है, मतलब जो मार्केट में हाइक क्रिएट करने के लिए जो आता है ना, जैसे कि ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है इसमें जो है वो प्राइस और क्वान्टिटी नहीं बताते हैं, बस ये जो है ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। इसमें प्राइस और क्वान्टिटी ऑफ द शेयर नहीं होता है। तो ये जो पब्लिक इशू जो आता है उसके कुछ दिन पहले आता है और मार्केट में एक हाइक क्रिएट करने के लिए आता है कि ये कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, तो ऐसा ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले, ये इसका मेन पर्पज़ होता है। तो समझते हैं इसे क्या लिखा है। मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स। तो इसमें कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते हैं, क्वांटम और प्राइस के, क्वांटिटी और प्राइस के कंप्लीट पर्टिकुलर्स नहीं होते हैं। इन दिस काइंड ऑफ पब्लिक ऑफरिंग द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर्स अलॉटेड आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। इसमें जो प्राइस और क्वांटिटी जो है शेयर्स की जो अलॉट कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होती है प्रोस्पेक्टस में। दस द प्रोस्पेक्टस इज़ इनकम्प्लीट, इसलिए इसको इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज इशूड प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस जब इशू होता है उसके कुछ वक्त पहले इशू किया जाता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार एट लीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। कम से कम ये 3 दिन पहले जो है वो फाइल किया जाता है। जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट हो रहा होता है, जब ओपनिंग हो रही होती है, उसके कम से कम 3 दिन पहले जो है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। कोई भी कंपनी को 3 दिन पहले जब भी वो ओपनिंग होती है सब्सक्रिप्शन लिस्ट की, तो उससे 3 दिन पहले कंपनी को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस शैल कैरी द सेम ऑब्लिगेशन एज आर एप्लीकेबल टू अ प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से पे भी सेम ऑब्लिगेशंस जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस पे अप्लाई होते हैं वही सब कुछ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे भी अप्लाई होता है। एनी वेरिएशन बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस शैल बी हाईलाइटेड। और जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है और जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस है इनमें अगर कोई वेरिएशन होता है तो उसको हाईलाइट करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। अपॉन क्लोजिंग ऑफ द ऑफर द प्रोस्पेक्टस स्टेटिंग द टोटल कैपिटल रेस्ट। जब इस ऑफ़र का क्लोजिंग हो जाएगा तब फिर वो कंपनी जो है वो बताती है कि टोटल कितनी कैपिटल रेस्ट हुई है, कितनी डिबेंचर के थ्रू हुई है, कितनी शेयर कैपिटल के थ्रू हुई है, एंड क्लोजिंग प्राइस क्या है सिक्योरिटीज़ की, अलोंग विद अदर प्रिस्क्राइब डिटेल्स शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एंड सेबी। और भी कोई डिटेल्स होती है इसके प्रोस्पेक्टस के रिलेटेड जो कि हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में अगर नहीं बताई है तो
वो बताई जाती है रजिस्ट्रार को भी, आरओसी को भी और सेबी को भी। ठीक है, तो हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को समझा है कि एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस कहते हैं इसे, इसमें क्वांटिटी और प्राइस नहीं होती है। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के पर्पज़, इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि पब्लिक को मेन प्रोस्पेक्टस, ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस आने से पहले अवेयरनेस हो जाए, तो वो इसका मेन पर्पज़ होता है। तो हमने सेक्शन 32 को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमारा नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस है सेक्शन 33, जिसकी बात करता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक 200 पेज का प्रोस्पेक्टस है। अब सब लोग जो मेन नॉर्मल पब्लिक है वो 200 पेज के प्रोस्पेक्टस को नहीं पढ़ पाती है, इतना टाइम नहीं होता है पब्लिक के पास, तो वो 200 पेज को 50 पेज को के समरी रूप में जो प्रोस्पेक्टस आता है, जिसमें सैलिएंट फीचर्स लिखे होते हैं प्रोस्पेक्टस के बारे में, और भी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है वो लिखी हुई होती है, और ये एज पर स्पेसिफाइड बाय द सेबी होता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रीड करा देती हूँ। सेक्शन 2 क्लोज 1 इसकी बात करता है, अकॉर्डिंग टू इट एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। ठीक है, इसमें सैलिएंट फीचर होते हैं प्रोस्पेक्टस के, और ये स्पेसिफाइड बाय द सेबी होते हैं। और इन फैक्ट एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस, और जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है वो समराइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है एक्चुअल प्रोस्पेक्टस का समराइज्ड फॉर्म होता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो हमने सेक्शन, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार सेक्शन 31 पढ़ा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का, सेक्शन 32 पढ़ा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का, और सेक्शन 33 पढ़ा है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में समझते हैं। सेक्शन 25 जो है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करता है। तो डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जैसे कि एक कंपनी, उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। एक कंपनी है, वो अपने जो शेयर्स है वो इशूइंग हाउस को देती है। ठीक है, एक कंपनी अपने जो शेयर्स नहीं, एक कंपनी जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक को इशू करने के लिए इशूइंग हाउस को देती है। अब इशूइंग हाउस जो है वो पब्लिक को जो है वो सेल करता है। ठीक है, इशूइंग हाउस वो डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक को ऑफ़र करता है। तो इसमें 3 पार्टीज़ है। एक नॉर्मल कंपनी, जो कंपनी है वो डायरेक्टली पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर रही है। कंपनी जो है वो इशूइंग हाउस के थ्रू पब्लिक को अगर अपनी सिक्योरिटीज़, अपने ऑफ़र अलॉट करती है तो उससे भी हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे, और उस पर भी वही सब प्रोविजंस लगेंगे जो कि एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे लगते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स विच आर डीम्ड टू अ प्रोस्पेक्टस, द डॉक्यूमेंट इन्वाइटिंग पब्लिक टू परचेज सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी शैल बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस, उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानते हैं। एंड ऑल प्रोविजंस एप्लीकेबल टू अ नॉर्मल प्रोस्पेक्टस वुड अप्लाई, और जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे जो प्रोविजंस अप्लाई होते हैं वो इस पे भी अप्लाई होंगे। सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड फॉर द सेल टू द पब्लिक, क्या कहा है, सिक्योरिटीज़ ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक ट्रीटेड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जैसे कि अगर इसमें कुछ कंडीशंस भी है जो मैंने आपको बताया, उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे कि एक कंपनी अगर इशूइंग हाउस को वो अपने डॉक्यूमेंट्स दे रही है, और इशूइंग हाउस जो है वो पब्लिक को वो सिक्योरिटीज़ अलॉट करने के लिए दे रहा है, तो उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस कब मानते हैं। 2 कंडीशन अगर हो रही होती है, या इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी हो रही होती है, तो भी हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानते हैं। ये कंडीशन आप समझ लीजिए, ट्रीटेड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर सेल टू द पब्लिक व्हेन ऑफर टू सेल सिक्योरिटीज़ टू पब्लिक इज मेड विथिन 6 months फ्रॉम द ओरिजिनल अलॉटमेंट। क्या कहा है कि अब जैसे कि कंपनी ने इशूइंग हाउस को वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो पब्लिक को अलॉट करने के लिए दिए हैं, और इशूइंग हाउस ने वो पब्लिक को अलॉट कर दिए हैं विथिन 6 months और फ्रॉम ओरिजिनल अलॉटमेंट। जब कंपनी ने इशूइंग हाउस को दिए और इशूइंग हाउस ने जो है वो पब्लिक को 6 month के अंदर अंदर अलॉट कर दिए हैं, तो उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। और इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन हो जाए तो उसे मानेंगे। और क्या कहा है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफर टू द पब्लिक द होल कंसिडरेशन हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज़। जब ये ऑफ़र हुआ, मतलब जब जो इशूइंग हाउस है उसने जब पब्लिक को सिक्योरिटीज़ जो है वो अलॉट करी, तब इशूइंग हाउस ने
कंपनी को होल कंसिडरेशन नहीं दिया है, ठीक है। होल कंसिडरेशन जो जितना भी पैसा बनता था, जितना भी कंसिडरेशन बनता था, वो सारा कंपनी को नहीं दिया है। अगर ये दो कंडीशंस अप्लाई होती है तो हम उसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। बाकी अगर इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे। एक बार मैं आपको शॉर्ट में वापस बताती हूँ कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसे मानते हैं। जैसे कि एक बार मैं आपको यहाँ पर बना के बता देती हूँ। ये है कंपनी, ठीक है, ये है कंपनी, इसको हम इशूइंग हाउस मान लेते हैं, और ये है पब्लिक, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स इशूइंग हाउस को दिए, और इशूइंग हाउस जो है वो पब्लिक को अगर 6 मंथ के अंदर अंदर, जब से ये डॉक्यूमेंट्स इशूइंग हाउस को मिले उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ये अलॉट कर देती है पब्लिक को, तो उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानेंगे। और जो इशूइंग हाउस है, जो भी पब्लिक से इशूइंग हाउस को कंसिडरेशन मिला पर इशूइंग हाउस ने सारा कंसिडरेशन जो है उसी वक्त अगर कंपनी को नहीं दिया है, क्या है, नहीं, सारा कंसिडरेशन अगर नहीं दिया है तो भी उसे हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है। हेंस ऑल द रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड दिस सेक्शन मस्ट बी फॉलोड। सारी वो कंडीशंस एप्लीकेबल होगी जो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे अप्लाई होती है, इस पर डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे भी अप्लाई होगी। इफेक्ट ऑफ सेक्शन 26, जो सेक्शन 26 हमने पढ़ा था इशूइंग ऑफ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, वो या इस पर भी अप्लाई होगा। एडिशनल मैटर्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन अ प्रोस्पेक्टस, नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड टू बी रिसीव्ड in respect of securities offered, time and place at which the allotment contract can be inspected, allotment उनका कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा और किस वक्त हो रहा है ये देखा जाएगा। ये एडिशनल मैटर्स जो है वो हमें प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। द पर्सन्स मेकिंग द ऑफर वर पर्सन्स नेम्ड इन ए प्रोस्पेक्टस एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो पर्सन जो है वो जो है जिसने ऑफर ये किया है, जिसने पब्लिक को ऑफर किया है, उसका नाम क्या प्रोस्पेक्टस में एज ए डायरेक्टर है कंपनी के। तो ये सब देखा जाएगा और के प्रोविज़न से। तो इसी के साथ हमने अभी तक सेक्शन 25 देखा है, जो अभी हमने रिसेंटली देखा है डीम्ड प्रोस्पेक्टस वाला। सेक्शन 31 देखा है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32 देखा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, 33 देखा है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ देखते रहे। और अब नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।